आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप बेहतरीन होंगे और अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी के लिए जगे होंगे और आज के सेशन को देखने में लगे होंगे। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सारे साथी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। और आज का दिन बहुत ही जबरदस्त रहा। रविंद्र जी नमस्ते कर रहे हैं, है ना? बहुत बढ़िया, क्या बात है। ये हुई ना बात। हम्म। ओके, और कौन कौन साथी हैं? कुछ कुछ नए साथी जुड़े हैं, उनका स्वागत है, अभिनंदन है। ओके, 1 मिनट, एक लिंक साझा कर देता हूं मैं जरा एक ग्रुप में, फिर हम चर्चा करेंगे। तो कुछ साथियों के पास लिंक गया नहीं है बोल रहे हैं, 1 मिनट। वाह वाह, अनुराग जी बोल रहे हैं क्या हेयर कटिंग? हेयर कटिंग के लिए गया था, पता नहीं काटा है कि खड़े कर दिया है, अब ये बैठ ही नहीं रहा है। बताइए कैसे करें हम, हैं? बढ़िया लग रहे हैं सर, बहुत अच्छे लग रहे हैं। अरे, ये तो खड़ा कर दिया, हमने सोचा काटेगा, अब इसने काटा नहीं, खड़ा कर दिया, सीधे लग रहा है, ऐसे लग रहा है। अब मेरे को 1 घंटे तक लग रहा था कि क्या ही करा जाए इसका। उम्र उम्र उसने आपकी 10 साल कम कर दी है। अरे वाह वाह वाह, आपके प्यार और स्नेह का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ना, ये देखो, ये देखो, मैंने बाल कटाने गया था वहाँ, मैं तो सो गया था, लेकिन वो क्या ही कर रहा था पता नहीं, 2 घंटे से बाल खड़े कर दिया है। अब इसको बिठाने में लगेगा, एक दिन उसके पास जाना पड़ेगा कल। चलिए, तो कोई बात नहीं। फिर भी आप लोग मैं जैसा भी हूँ वैसा प्यार करते हैं, इसके लिए आप लोगों का अभिनंदन, स्वागत है। लेकिन मेरे बाल खड़े हैं पूरे, है ना? अब इसको ऐसे ही पढ़ाऊंगा, है ना? वाह, अभी गाना तो सुन सर, रहे कुछ कुछ दिन के लिए चेंजमेंट रहने दीजिए। हैं? ऐसा क्या? रहने दें? ओके। तो काटा है कि बिल्कुल। जोड़ा है, समझ में नहीं आ रहा है। अरे साइड जो भी किया हो, लेकिन ठीक है, रहने दीजिए। रहने दें। अब इसको कैसे सेट किया, अभी सीखना पड़ेगा उससे। चलिए, तो आप सभी का अभिनंदन है। इस इस हमारे इस लोग में ज्यादा स्मार्ट लग रहे हैं सर। गुड इवनिंग सर। अच्छा, नमस्ते नमस्ते। हाँ, ये तो बात है। नमस्ते सर। अच्छे लग रहे बोल रहे हैं सब लोग, तो देखना पड़ेगा, है ना? जी सर, आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं सर। आप लोग हमारे मिरर हैं। तो आज जो है हम लोग कुछ सीखेंगे। एक बढ़िया सा गाना चल रहा था, साहिर लुधियानी साहब का, है ना? साहिर लुधियानवी साहब का जो एक गाना चल रहा था, ये दिल तुम बिन लगता नहीं, क्या करें? एग्जामिनेशन है तो दिल कहाँ लगेगा एग्जामिनेशन तक। लेकिन आज दिल लगा हमारे साथियों का। आज एग्जामिनेशन था बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के साथियों का। और यकीन मानिए, बहुत ही इजी टू मॉडरेट आया था, कठिन सवाल तो आए नहीं थे। अभी चूंकि मेरे पास पूरे सवाल आए नहीं हैं, अभी जो है आधे सवाल आए हैं। और कल तक जो है सारे सवाल आ जाएंगे। तो कल हम लोग सभी, हीरालाल जी नमस्कार कर रहे हैं, सभी साथियों को नमस्कार, अभिनंदन। थोड़ा थोड़ा रात को जगने का प्रयास करिए एग्जामिनेशन तक, और मैं जगाते रहूँगा और आप सभी को जो है सिखाते रहूँगा और जगमगाते रखूँगा आप लोगों को ना। क्योंकि रात को अगर पढ़ना रहता है, सीखना रहता है, तो हमारे अंदर एक एनर्जी खुद में रखना पड़ता है। तो मैं ये कह रहा था कि अभी गाना चल रहा था, अनुराग जी गाना सुने कि नहीं? ये दिन, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें? तो बहुत सारे साथी मेरे को व्हाट्सअप करते हैं, सर क्या ही करें, सर क्या पढ़ें, क्या लिखें? तो तुम ही कह दो ए जाने अदा, हम क्या करें? मतलब क्या हुआ कि आज एग्जामिनेशन जो दे के आए हैं ना, उन्हीं लोगों से पूछ लेते हैं कि हम क्या करें, क्योंकि वो सारे सवाल बता देंगे कि क्या क्या सवाल आया था। तो कैसा रहेगा अनुराग जी, अच्छा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा सर, बहुत बढ़िया रहेगा। आप बताइए कि आज जो है एग्जामिनेशन दे के आए हैं हमारे साथ सभी साथी, अगर सवाल साझा कर देंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो इसीलिए हम बहुत मदद ये हो जाएगी। हाँ, ये गाना उसी उन्हीं के लिए था। लुटे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें? क्योंकि बहुत सारा काम करते रहते हैं ना, तो दिया नहीं जला पा रहे हैं। तुम ही कह दो अब ये जाने अदा,
हम क्या करें, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। तो जो मेरे सभी साथी सुन रहे होंगे बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के, वही बता दें कि हम क्या तैयारी करें, क्या पढ़ें, क्योंकि वो सारे सवाल जो हैं हमारे साथी जो हैं सारे सवाल बता देंगे। मेरे बाल खड़े हो गए हैं पूरे, देखो तो कैसे लगेगा इसको टाइम। ठीक है अनुराग, ऐसे ही बाल खड़े बाल में पढ़ाते हैं आज, है ना। अरे चलिए, बढ़िया लग रहा है सर, नो टेंशन। ठीक है। ओके, मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अब आप लोग बोल रहे हो तो मानना पड़ेगा। क्योंकि मैं बोलता हूँ तो आप लोग मानते हो ना। चलिए, तो आज कुछ महत्वपूर्ण सवाल आए हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि किस दिशा में तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या सवाल एग्जामिनेशन में आए हैं, और आप कितना कुछ जानते हैं और क्या चीज़ नया सीखना होगा। तो आज एग्जामिनेशन था बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के सारे स्किल्स के, और एक एग्जामिनेशन हुआ था इलाकिया देहाती बैंक जम्मू एंड कश्मीर बेस्ड बैंक है आरआरबी, वो भी उनका भी एग्जामिनेशन था। तो दोनों का पैटर्न देखेंगे तो बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में ज़्यादातर क्वेश्चन जनरल बैंकिंग के आए हैं। 60% 70% क्वेश्चन जो है जनरल बैंकिंग के आए हैं। और वहीं जो इलाकिया देहाती बैंक जो आपका जम्मू कश्मीर बेस्ड बैंक है आरआरबी, वहाँ पर जो है वो बोल रहे हैं कि 90% सर्कुलर से आया है, पॉलिसी से आया है। तो अब ये हेड और टेल है, बताओ अब अनुराग बताओ आपका किस में आएगा, बताओ कौन से में ज़्यादा सवाल आएगा। लास्ट 2 ईयर से तो सर्कुलर बताते नहीं आ रहे हैं, इस साल चांसेस है कि आने चाहिए। अब देखो आज दो एग्जामिनेशन हुआ, एक में जो है पूरा 70% जनरल बैंकिंग आया, और वो भी इजी टू मॉडरेट, कठिन आया नहीं है अभी, जैसे बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक का। और एक बैंक बोल रहा है सर 90% सर्कुलर आया है, उसके भी सवाल आए हैं, कल वल साझा करेंगे। तो ये सवाल जो है आपको दिखाते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है मेरा सवाल पूछने का कि अनुराग को, कि हमको कुछ भी आए पढ़ना पूरा ही है, मतलब जनरल बैंकिंग आए तो भी, या इंटरनल बैंकिंग, सारी तैयारी करनी है। यही एक मूल मंत्र है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेता हूं जो आज ही आया है। सवाल पढ़िए अनुराग जी, क्या सवाल है, पढ़िए जब तक मैं पानी पीता हूँ। If cashier does not accept coins at counter, what penalty may be imposed by RBI? वाह, हिंदी में समझाइए, हिंदी में। अगर कैशियर काउंटर पे कॉइन एक्सेप्ट नहीं करता है तो आरबीआई के द्वारा क्या पेनल्टी है? हाँ तो ये देखो है ना, ये पहले सेशंस में भी आपने आरबीआई पेनल्टी में देखे होंगे कि सर्विस डेफिशिएंसी या नियमों का उल्लंघन नहीं कहीं होता है, नियमों का उल्लंघन हो गया, सामान्यतः आरबीआई कहता है कि आपको कॉइन बांटना है और कॉइन एक्सेप्ट करना है। नियम का उल्लंघन करने पर आरबीआई के पेनल्टी वाले वीडियोस में मैंने बताए थे, क्या बताए थे अनुराग जी, आपने देखा है वो वीडियो, पेनल्टी आरबीआई जो जो नहीं सर, पेनल्टी वाला वो 10,000 का भी कुछ है इसमें। हाँ, देखिए नॉर्मली सर्विस डेफिशिएंसी कहीं पाया गया तो वहाँ पर जो है 5,000 का है। लेकिन उल्लंघन हो गया, काउंटर नॉर्मली जो है अपने को काउंट जो कॉइन लेना है बट नहीं लिया, तो यहाँ पर 10,000 होगा। यहाँ पर इसका सही आंसर जो है ₹10,000 होगा। बहुत सारे साथियों ने सही किया है, मैक्सिमम साथियों ने इसको 10,000 सही लिखा है। तो आप लोग इसका मतलब ये समझ में आया अनुराग कि हमको पेनल्टी प्रोविजन फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि एक सवाल जरूर इससे आएगा। तो पेनल्टी वाले पर्टिकुलर वीडियोस हैं, वो जरूर देखने हैं, और एक इंसेंटिव का वीडियो है, तो दोनों देख लीजिए, लेकिन पेनल्टी को ज़्यादा पूछता है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेते हैं। अगला सवाल पढ़िए जरा अनुराग, ये क्या सवाल है बताइए। डिपॉजिट्स आर क्लासिफाइड इन विच शेड्यूल ऑफ बैलेंस शीट आइटम? बैलेंस शीट के किस शेड्यूल में डिपॉजिट बताए गए हैं, ये बताना है। वाह, ये हुई ना बात, इसके लिए स्पेशल सेशन हमने दिया है बैलेंस शीट के शेड्यूल। तो ये बताओ आप इसका, आप आंसर जानते हैं बैलेंस शीट के हाँ किस सर, में। शेड्यूल 3। शेड्यूल 3। तो यहाँ पर हमारे जो भी साथी देखे होंगे, कारण क्या है, ये रिकॉल क्वेश्चंस में ही आ गया है, तो इसी वजह से आप लोग को याद होगा, क्योंकि यही सवाल जो है हमेशा पूछता है। लेकिन फिर भी बैलेंस शीट के 12 शेड्यूल्स हैं, और पी एंड एल के 4 शेड्यूल हैं, सारे शेड्यूल जो है आपको याद होने चाहिए अनुराग, है ना। शेड्यूल 1 में जो है वो जो आपके, कैपिटल है सर। हाँ कैपिटल है। क्या होता है कि बैलेंस शीट के दो हिस्से होते हैं, एक होता है लायबिलिटी और एक होता है एसेट। तो लायबिलिटी साइड जो है
आपके जो शेड्यूल होते हैं वो शेड्यूल होंगे 5 1 शेड्यूल, से लेके 5 तक। 5, और एसेट तरफ जो होते हैं 7 शेड्यूल होते, मतलब एसेट तरफ 6 शेड्यूल होते हैं, और एक शेड्यूल जो होता है फुट नोट का होता है। तो जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, शेड्यूल 1 में जो होता है वो कैपिटल होता है, शेड्यूल 2 में जो होता है रिजर्व एंड सरप्लस होता है, शेड्यूल 3 में डिपॉजिट होता है, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है डिपॉजिट। क्यों पूछा जाता है अनुराग, बताओ क्यों पूछा जाता है शेड्यूल 3? डिपॉजिट सबसे कठिन है ना, किसी की जेब से पैसा लेना, है ना? तो कह सकते हैं 3 सर, नहीं कुछ भी पूछ सकता है सर, वो तो शेड्यूल है। नहीं कंटीजेंट लायबिलिटी बहुत पूछता है, रिकॉल क्वेश्चन में कंटीजेंट लायबिलिटी ज्यादा मिला है मुझे। नहीं, डिपॉजिट ज़्यादा है, डिपॉजिट ज़्यादा है। कंटिंजेंट लाइबिलिटी भी पूछता है, लेकिन ये शेड्यूल आइटम्स में डिपॉजिट सबसे ज़्यादा पूछा गया है। तो डिपॉजिट आता है 3, बोरोइंग आता है शेड्यूल 4 में, शेड्यूल 5 में आता है अदर लाइबिलिटी एंड प्रोविजन। तो अदर लाइबिलिटी प्रोविजन भी पूछा गया है, कौन से शेड्यूल में आता है। फिर ये 5 शेड्यूल आ गए आपके लाइबिलिटी साइड। शेड्यूल 1 में है कैपिटल आता है, शेड्यूल 2 में रिजर्व सरप्लस आता है, शेड्यूल 3 में डिपॉजिट आता है, शेड्यूल 4 में आता है आपका बोरोइंग आता है, शेड्यूल 5 में अदर लाइबिलिटी एंड प्रोविजन। अब आते हैं एसेट साइड। एसेट साइड जब जाएंगे तो शेड्यूल 6 में कैश एंड बैलेंसेस विद आरबीआई आता है, जो कैश इन हैंड होता है या आरबीआई में जो पैसा रखते हैं वो शेड्यूल 6 में आता है। शेड्यूल 7 में जो कॉल मनी रखते हैं, शॉर्ट नोटिस पे जो मनीज रहते हैं, बैलेंसेस जो रखते हैं, वो जो है शेड्यूल 7 में आता है। शेड्यूल 8 इन्वेस्टमेंट, ये सब ये भी पूछा जाता है, इन्वेस्टमेंट भी कौन से शेड्यूल में आता है, शेड्यूल 8। और एडवांसेस भी पूछा जाता है, शेड्यूल 9 में आता है एडवांसेस। और शेड्यूल 10 में भी पूछा गया कई बार, फिक्स एसेट आता है शेड्यूल 10। और शेड्यूल 11 भी पूछा गया, अदर एसेट। लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो डिपॉजिट भी और एडवांसेस भी पूछा जाता है, और ये जो कंटिजेंट लाइबिलिटी पूछ रहे हैं। तो शेड्यूल जो आपका 11 है अदर एसेट है, और शेड्यूल 12 है, क्या है अनुराग, शेड्यूल 12 क्या है? कंटीजेंट लायबिलिटी सर। कंटिजेंट लाइबिलिटी, ऐसी लाइबिलिटी जो पैदा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अब ये 12 शेड्यूल हैं, 12 शेड्यूल हैं बैलेंस शीट के, 4 शेड्यूल हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। प्रॉफिट एंड लॉस के 4 शेड्यूल में, मतलब शेड्यूल 13 जो है इनकम है, और जो शेड्यूल जो 14 है वो अदर इनकम है। मतलब इनकम दो तरह से होते हैं, एक इंटरेस्ट इनकम होता है, एक अदर देन इंटरेस्ट इनकम। तो शेड्यूल 13 जो है इंटरेस्ट इनकम है, शेड्यूल 14 जो है अदर इनकम है, शेड्यूल 15 जो है इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर है, और शेड्यूल 16 जो है अदर एक्सपेंडिचर है। ऐसे करके आपको याद हो जाएगा, एक से छोटा सेशन भी आप देखेंगे तो अच्छा याद हो जाएगा। तो यहाँ पर डिपॉजिट पूछा गया, तो डिपॉजिट जो है क्लासीफाई किया गया शेड्यूल 3 आप बैलेंस शीट आइटम में क्लासीफाई किया जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, सवाल पढ़िए अनुराग जी, सवाल क्या है फटाफट पढ़िए। If a customer requests to branch to open a joint account with his relative as still he will live, he will operate the account. After the death of his account will operated by survivor. This type of mandate is known farmer and survivor. एक ग्राहक आता है आपकी शाखा में, शाखा प्रबंधक से अनुरोध करता है कि महोदय मुझे एक संयुक्त खाता खोलना है, एक ऐसा खाता खोलना है, संयुक्त खाता जो मैं अपने रिश्तेदार के साथ खोलना चाहता हूँ, मेरे घरेलू मेंबर के साथ खोलना चाहता हूँ, लेकिन उसका कंडीशन ये है कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं ही ऑपरेट करूँगा, मेरे मरने के बाद ही वो जो संयुक्त खाता धारक है वो ऑपरेट कर सकता है या कर सकती है। तो ऐसा मैंडेट जॉइंट अकाउंट में क्या कहलाता है? तो सभी साथी जो हैं एकदम से जवाब तो सब लिख दिए हैं, मतलब यहाँ पर, क्योंकि ये बार बार जो है रिकॉल क्वेश्चंस में आया हुआ है। ऐसे पॉपुलर सीरीज खाते का को क्वेश्चन। फॉर्मर एंड सर्वाइवर कहते हैं। टिल फॉर्मर विल अलाइव, फॉर्मर विल ऑपरेट द अकाउंट। आफ्टर द डेथ ऑफ फॉर्मर, सर्वाइवर विल ऑपरेट द अकाउंट। ये जो मैंडेट है, ये मैंडेट कहलाता है आपका फॉर्मर एंड सर्वाइवर, जो जॉइंट अकाउंट में आता है। तो यहाँ पर आंसर होगा फॉर्मर एंड सर्वाइवर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, सवाल पढ़िए अनुराग जी। If A and B operate joint account with either a survivor, mandate with C is nominee maintain FDR. In case of death of A, the payment will made to on maturity.
सवाल ये कह रहा है कि दो ग्राहक हैं ए और बी, दोनों बैंक में आते हैं और दोनों ने एक ज्वाइंटली अकाउंट खोला हुआ है, फिक्स डिपॉजिट रिसीट का है, जिसमें सी नॉमिनी रखा है। उन्होंने सी नॉमिनी रखा है, लेकिन एक मैंडेट दिया है आइदर एंड सर्वाइवर। क्योंकि फिक्स डिपॉजिट में जो मैंडेट होता है कि मैच्योरिटी होता है, तो या तो मैं आ जाऊं तो मुझे दे देना, या तो दूसरा ई को व्यक्ति। पैसा मिलेगा। हाँ, तो जो सर्वाइवर है वो आ जाए तो पैसा देना। ऐसे करके पहले से लिख के गए हैं, वो पहले से ही लिख के चले गए खाता खोलते समय कि शाखा प्रबंधक महोदय, ये फिक्स डिपॉजिट है, इसमें सी नॉमिनी रखे हैं, लेकिन अगर ये मैच्योरिटी हो जाता है तो दोनों में से कोई भी आ जाए तो पैसा दे दीजिए, हम पहले से ही आपको डिस्चार्ज, मतलब आपकी ड्यूटी से डिस्चार्ज आप करते हैं, आपको ये अधिकार देते हैं। सी नॉमिनी है, लेकिन किसी कारणवश एक की मृत्यु हो जाती है और मैच्योरिटी पर पेमेंट लेने के लिए आते हैं, तो आप पेमेंट किसको करेंगे? तो यहाँ पर सीधा सवाल है, जो बी जिंदा को बचा करेंगे। है वो कर देंगे, क्योंकि ये आइदर सर्वाइवर था। अगर मैच्योरिटी से पहले आ गया तो कैसे करेंगे? ये सवाल पूछ रहे हैं हमारे तो पुष्पेंद्र। सर बी और उसको मिलेगा सी को शायद। सी, सी तो नॉमिनी है, नॉमिनी तो कोई भी हो सकता है। मतलब जो नॉमिनी है उसको, और जो सेकंड वाला है ज्वाइंट सेकंड में। वाला, हाँ हाँ, सेकंड वाला नहीं नहीं, जो सर्वाइवर प्लस लीगल हेयर ऑफ द डिसीज पर्सन, जो मृत व्यक्ति है उसका लीगल हेयर और जो जिंदा बचा है, दोनों को मिला के ज्वाइंटली देंगे, है ना? या नहीं तो हाँ, अगर लीगल हेयर सारे कंसेंट दे देते हैं जो डिसीज पर्सन का कि आप बी को दे दीजिए, तो उनके कंसेंट, रिटर्न कंसेंट को लेके आप दे सकते हैं बी को। तो यहाँ पर तो सवाल सीधा है, यही सवाल आता है। ए का और जो लीगल हायर होगा वो, और जो सेकंड पार्टनर है यानी बी, उसको मिलेगा, यही ना? हाँ, बिफोर मैच्योरिटी आते हैं तो ठीक। ठीक है, ओके। और मैच्योरिटी पर आते हैं तो बी को दे दिए, और बी को देने के बाद आप डिस्चार्ज हो गए, बाकी वो जाने, क्योंकि दोनों जने मिलके सहमति थे कि मैच्योरिटी होती है तो कोई भी आ जाए तो दे दीजिए, ऐसा बोला गया। चलिए अगला सर सवाल। एक बार और, सर एक बार और इस चीज को थोड़ा सा क्लियर कर देंगे। इसमें ये कह रहे हैं कि ए और बी अकाउंट होल्डर हैं, शाखा में आते हैं, वो शाखा प्रबंधक से अनुरोध करते हैं कि हम जॉइंट अकाउंट एक खोलना चाहते हैं और एक फिक्स डिपॉजिट राशि जमा करना चाहते हैं, और उसमें शर्त ये है कि हम ये जो जॉइंट अकाउंट है ये फिक्स कर रहे हैं 3 साल के लिए। 3 साल के बाद जब मैच्योरिटी हो जाएगा तो मैच्योरिटी के समय हम दोनों में से कोई भी आएगा, आप उसको पैसा दे दीजिए। ये कह के वो खाता खोल के चले गए, उसमें नॉमिनी भी रख दिया उन्होंने सी। इन मीन वाइल किसी कारणवश एक ग्राहक की मृत्यु हो गई तो पेमेंट किसको दोगे मैच्योरिटी पर, ये सवाल पूछा गया। तो मैच्योरिटी पर जो सर्वाइवर, जो बचा हुआ व्यक्ति है, उसको दे देंगे। और अगर मैच्योरिटी से पहले आता है तो जो जिंदा बचा है और जो मृत व्यक्ति है उसके लीगल हेयर, दोनों को मिला के ज्वाइंटली पेमेंट करेंगे। और अगर दोनों की मृत्यु एक साथ हो जाती है तब नॉमिनी को पैसा दे देंगे और आप अपने भार मुक्त हो जाएंगे। ये क्लियरिटी है? निशान जी, निशान जी लगा सर, दें? जी सर, जी सर। बहुत बढ़िया। तो ए और बी की एक साथ मृत्यु हो जाती है, तब नॉमिनी का रोल पैदा होता है, सी को पेमेंट दे देंगे। अगर ए की मृत्यु होती है और मैच्योरिटी के बाद पैसा लेने आता है तो बी को दे देंगे। अगर मैच्योरिटी से पहले पैसा लेने आता है तो बी और ए के लीगल हेयर दोनों को मिला के पैसा देंगे। और अगर ए के लीगल हेयर सहमति प्रदान कर देते हैं कि सर हम डिस्चार्ज करते हैं, हम कंसेंट देते हैं, उसको दे दीजिए, तो फिर वो उसको दे देंगे। जैसे ऑटो रिन्यूअल होने पर क्या होगा? ऑटो रिन्यूअल के केस में क्या होता है कि जब उसकी डेथ ही हो गई है वहाँ पर, तो डेथ होने के बाद एक जने की वहाँ पर वो उनकी ऑटो रिन्यूअल आप पहले से ले लिए, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट आपका एक ब्रेक हो जाता है उस अकाउंट होल्डर की डेथ होने पर, तो ऑटो रिन्यूअल होने पर भी मैच्योरिटी के बाद लेने आता है तो आप बी को पैसा दे दोगे। मान लीजिए ऑटो रिन्यूअल हो गया तब भी बी को दे दोगे, इसका मतलब ही ये हो गया कि वो एफडी मैच्योर हो गया। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। सीसीटीवी फुटेज इज टू बी प्रिजर्व फॉर हाउ मेनी डेज? कितने दिन तक सीसीटीवी फुटेज प्रिजर्व रखना होगा? 90 90 डेज डेज। नॉन लॉकर। लॉकर में 180 डेज। ओके, बहुत बढ़िया। यहाँ पर नॉन लॉकर ब्रांचेस करके क्लियरिटी के साथ दिया है।
तो जहाँ भी नॉन लॉकर ब्रांचेज हैं वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज जो है 90 डेज प्रिजर्व रखने हैं, जो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। और सीसीटीवी एकदम क्लियर होना चाहिए। आपके ना कैश काउंटर में जब आप डील करते हो ना, तो बीच बीच में देखा करिए, क्योंकि वहाँ पर पूरा फुल कवरेज है कि नहीं। कई बार नोट डिनोमिनेशन ज़्यादा चला जाता है तो भी दिखना चाहिए, और नहीं है तो हाई क्वालिटी कैमरा या फोकस, उसकी धूल वगैरह सब चीज़ साफ करते रहिए, देखते रहिए। ज़्यादातर ये केसेस हमने देखा है कई जगह में, वहाँ क्लियरिटी से पता चलता है कैश ज़्यादा चला गया है, तो उसको डिस्प्यूट रिजॉल्व करने में आसानी होती है। सीसीटीवी फुटेज जो है इसके लिए ये है कि अगर ब्रांच के सीसीटीवी फुटेज की बात पूछा गया तो 90 डेज, अगर लॉकर एंट्रेंस गेट पर सीसीटीवी फुटेज पूछा गया तो 180 डेज, और एटीएम पर पूछा गया तो 90 डेज। इतना 3 चीज़ें आप याद रख लीजिए तो आपका काम हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट कैन बी यूज्ड फॉर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज ए प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर सवाल ऐसा पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन से आधिकारिक दस्तावेजों में से किसे इस्तेमाल किया जा सकता है अपने डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए, ऐसा कहा गया है। तो वहाँ पर जो है क्या क्या ऑप्शन थे, अभी साथी तो नहीं भेज पाते ऑप्शन, लेकिन वहाँ पर एक था आधार कार्ड। अभी आधार कार्ड जो है एक प्राइम कार्ड बना हुआ है ना अनुराग, आधार है ना, हाँ आधार सर। कार्ड ही आधार है सब में, जहाँ अच्छा आधार सर, कार्ड। ये पूछ रहा हूँ, क्या डीओबी के लिए मार्कशीट वैलिड होगी हाई स्कूल की? नहीं है, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट मार्कशीट ऑफिशियल नहीं नहीं है। है ना? हाँ ठीक। ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट, जो 6 है उन्हीं में से मतलब डीओबी के लिए भी वही मान्य होगा? यस, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट इसीलिए बार बार सवाल पूछता है कि हमारे सारे बैंक के अधिकारी कर्मचारी जो हैं ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट को याद कर लें। क्यों? क्योंकि जहाँ भी कस्टमर को आप एक्सेप्ट करते हो, सबसे पहली सीढ़ी होती है उनकी कस्टमर आइडेंटिफिकेशन, जो कि केवाईसी आता है। उसमें बहुत सारे रूल्स हमको पालन करना पड़ता है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था के सिस्टम में आने के लिए वो पहला ही संबंध बनाता है खाते से। तो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट हमारे निशान जी बताइए। निशान जी, क्रमवार तरीके से कितने ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट हैं अभी? क्वेश्चन नंबर 6। आधार कार्ड है सर। नहीं, कितने नंबर हैं, नंबर? 3 सर, 6। 6। देखो क्वेश्चन भी 6 है और ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट भी 6 हैं। जी सर। तो है पासपोर्ट, एक है वोटर आईडी, एक है ठीक है सर। आधार कार्ड, एक है ड्राइविंग मनरेगा लाइसेंस, कार्ड, एक है मनरेगा कार्ड, और एक है नेशनल नेशनल वो सर, एनपीआर। पॉपुलेशन रजिस्टर। रजिस्टर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम लोन अमाउंट ऑफ प्रीमियम संपत्ति लोन स्कीम ऑफ बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। मैं आपको बहुत सारे पिछले सेशन में बताया हूँ कि जब भी लोन स्कीम को पढ़ते हैं तो 5 चीज़ें पढ़ लीजिए, पंचसूत्र का पालन कर लीजिए, आपका पूरा काम हो जाएगा। उस पंचसूत्र में पहला सूत्र होता है एलिजिबिलिटी, दूसरा होता है क्वांटम ऑफ फाइनेंस, तीसरा होता है मार्जिन, चौथा होता है रिपेमेंट पीरियड विथ मोरेटोरियम, पांचवा होता है सिक्योरिटी। ये 5 चीज पढ़ लेंगे तो आपके सारे लोन स्कीम तैयार हो जाते हैं। सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है क्वांटम ऑफ फाइनेंस और रिपेमेंट पीरियड। तो यहाँ देखिए क्वांटम ऑफ फाइनेंस पूछा गया है, ऐसी संपत्ति प्रीमियम संपत्ति लोन स्कीम है, मतलब ऐसा होगा कि रूरल एरिया में कोई सा, पता नहीं अभी हमारे साथी कोई जुड़े हैं क्या BRKGB के, देखते हैं जरा, कोई हैं ये स्कीम्स के बारे में उनको ज़्यादा डिटेल पता होगा, क्योंकि अभी मेरे पास स्कीम्स सामने फ्रंट में नहीं है। अच्छा, सभी तो रास्ते में होंगे, ट्रेन में आ रहे होंगे या गाड़ी में होंगे, या BRKGB में एग्ज़ाम हो गया भाई, आज ही था निशान जी, आज ही उसी के तो सवाल डिस्कस कर रहे हैं हम अभी, है ना, उसके रिकॉल क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर इनका मैक्सिमम जो था वो 2 करोड़ सर, कहते हैं। 0 से 1 का था क्या? हाँ, 0 से 1 का था, है ना, ओके सर। 0 से 1 का ये एग्जामिनेशन है। और आप जो है उसी को यहाँ पर रीड कर रहे हैं। 7 क्वेश्चन हो चुके हैं रिकॉल क्वेश्चन में से, 0 to 1 का जो ऑफिस असिस्टेंट से लेके ऑफिसर का हम ये करते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम लोन अमाउंट ऑफ प्रीमियम संपत्ति लोन स्कीम BRKGB? ये 2 करोड़ है, तो क्वांटम ऑफ फाइनेंस आप सभी लोन का पता होना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी रिपोर्ट इज टू बी सबमिटेड टू होम एज पर द BRKGB पॉलिसी। तो ये जो लोन स्कीम या जो पॉलिसी यहाँ पर सवाल दिखा रहे हैं, आप इसको लिख लीजिए, और आपकी भी ये पॉलिसी पढ़ेंगे, और उसका सर्कुलर भी आप मुझे भेज दीजिएगा, तो हम पढ़ा देंगे बढ़िया तरीके से, आसानी से आपको
याद भी हो जाएगा। तो साइबर सिक्योरिटी रिपोर्ट जो है ये पिछले साल और इस साल में एक क्वेश्चन जरूर इसके आ रहे हैं, क्योंकि डिजिटल टेक्नोलॉजी पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो सभी बैंकों ने CISO नियुक्त किया है, जो साइबर सिक्योरिटी रिपोर्ट्स जो है इनको रिपोर्टिंग की जाती है, वो है CISO। नहीं, मतलब चीफ सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन ऑफिसर होगा ये, या CISO। मैं एक मिनट ये इसको है तो यही, लेकिन क्या मिस्टेक है, कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है इसमें? मैं देख लेता हूँ आपके साथ, थोड़ा एक मिनट में रुकिए, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी रिपोर्ट जो है ये इसी को तो करते हैं, लेकिन मैं इसका प्रोनाउंस CSIO है कि CISO है, वो देख लेता हूँ। हाँ, CISO है, थोड़ा इसको सुधार लीजिएगा। चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर है। चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर लिखा तो सही है, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, लेकिन ये जो शॉर्टकट है CISO है, वो गलत हो गया, उसको सुधार लीजिएगा। तो ये साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड जो पॉलिसी होगी आपको उसको पढ़ना होगा। ये सारे सवाल आपको टॉपिक बता रहे हैं, ठीक है निशान जी, सुन रहे हैं? तो ये जी सर। सवाल जी है ना, सर। एक एक टॉपिक बता रहे हैं कि आपको पढ़ना क्या है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, DICGC इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड बाय होम फॉर द कवरेज ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस ऑफ द डिपॉजिटर। बैंक 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 जो भी बैंक आपके बैंक के डिपॉजिटर हैं, जो एलिजिबल डिपॉजिट हैं, वो सिक्योर्ड होने चाहिए, ये मैंडेटरी है। और ये इसका जो डिपॉजिट इंश्योरेंस का कवरेज है, मैक्सिमम कितना है, हमारे साथी बता देंगे कितना 5 रुपए लाख। तक होता है? 5 लाख सर। 5 लाख पर डिपॉजिटर पर बैंक। 6 मंथ पे पेड होता है ना? हाँ, हाफ ईयरली ईयरली हाफ ईयरली पेड होता है, मतलब ये 12 पैसा प्रति सैकड़ा है, लेकिन जी इस जी। 6 पैसा सर हाफ साल में, एक 12 पैसा एक सर साल में। सर एक हाँ। चीज क्लियर करिएगा। हम्म। अगर प्रीमियम पेड करने में अगर डिले होता है तो इस पे सर वो पेनाल्टी कितना लगता है सर? वो थोड़ा कंफ्यूज। हाँ, पेनल्टी है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन इसका अभी जो वीडियो पढ़ाया होगा उस वीडियो या PDF को देख लीजिएगा, तो आप जो है सीख जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर मैंने डिटेल एक पर्टिकुलर इसका एक वीडियो पढ़ाया हुआ है ना, DICGC इंश्योरेंस कवरेज का। नहीं तो इस सेशन के बाद आपको लिंक साझा जी कर सर। दूंगा, तो आप देख लेना। हालांकि वो पेनल्टी का अभी तक सवाल नहीं आया है, सवाल 5 इससे ज़्यादातर आते हैं, 5 सवाल DICGC से, लेकिन उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है, डिले होता है तो क्या पेनल्टी है। अभी चूंकि मुझे याद नहीं है, तो मैं कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दूंगा, आप उसमें देख लीजिएगा। हमारे एक साथी 8% लिख रहे हैं, शायद वो पढ़े होंगे उस सेशन को। DICGC इंश्योरेंस में पहला तो ज़्यादा पॉपुलर सीरीज का होता है, कवरेज कितना है, 5 लाख। दूसरा इम्पोर्टेंट अभी जो पूछ रहा है कि कौन सा डिपॉजिट इसमें कवर नहीं किया जाता, वो है इंटरनल, जो बैंक में डिपॉजिट रखते हैं, वो इंटर बैंक डिपॉजिट कवर नहीं होता है, गवर्नमेंट डिपॉजिट कवर नहीं होता है, ये पूछता है। तीसरा जो है, ये जो अभी स्क्रीन पर सवाल है कि इंश्योरेंस प्रीमियम कौन पे करता है, ये पूछता है। और अभी एक सवाल ज़्यादातर और पूछ रहा है कि अगर कोई ऐसा क्लेम आए तो कितने दिनों में सेटल होना चाहिए, तो वो है 60 डेज, तो ये पूछ रहा है। अब 2-3 साथी लिख दिए कि 8% ही है, तो 8% आप देख लीजिए पेनल्टी, अगर डिलेड पेमेंट करता है तो। और जो प्रीमियम है वो हाफ ईयरली पे किया जाता है, ये भी जो है एक आध बार पूछा गया है। तो 12 पैसा प्रति सैकड़ा है, जिसको 6-6 माह में 6-6 रुपये का 6-6 पैसा करके पे किया जाता है। चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, इसमें बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट से रिलेटेड कोई सवाल आया था, क्योंकि हमारे BRKGB के साथी यहाँ जुड़े नहीं हैं, तो कहना मुश्किल है कि क्या सवाल आया था। वैसे तो एक पॉपुलर सीरीज का सवाल यही पूछता है कि बैंक के एजेंट के रूप में रूरल एरिया में, जहाँ पर अनबैंक एरिया है, कौन काम करता है, तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। लेकिन अब सवाल ही ऐसा दिया है उन्होंने, क्योंकि आज एग्जामिनेशन हुआ है, लेकिन आज सामान्यतः रात तक जो है बहुत सारे सवाल आ जाते हैं, लेकिन इनका अभी बहुत कम सवाल आए हैं। सवाल आए ही नहीं, मतलब मेरे हिसाब से है कि सवाल अभी आए नहीं है, क्योंकि 0 से 1 होता है, 1 से 2, 2 से 3, तो ये सारे सवाल आते हैं, तो 100-150 सवाल हो जाते हैं इतनी देर तक, बट इनके सवाल अभी कल कलेक्ट करेंगे साथियों से। चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, बिफोर ब्रेकिंग ओपन द लॉकर
bank is to be issued a public notice of not less than how many period about the bank intention to break open the लॉकर इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ लॉकर रेंट। यहाँ पर सवाल पूछा गया, देखिए मतलब ये टॉपिक देता है लॉकर पॉलिसी से जुड़ा हुआ। आपके बैंक की लॉकर पॉलिसी हमको अच्छे से पढ़ना है, ये बताता है। लॉकर पॉलिसी में ये कहा गया है कि अगर कोई रेंट नहीं पे कर रहा है और ब्रेक ओपन करना है तो कितने दिनों का उसको नोटिस देना है, पब्लिक नोटिस देना है, जो कितने दिनों का होना चाहिए तोड़ने से पहले। कोई साथी बताएंगे कितने दिनों का होगा? लॉकर पॉलिसी पढ़े होंगे तो। नहीं तो मैं बता दूं यहाँ पर 3 मंथ्स, एटलीस्ट 3 मंथ्स का नोटिस आपको देना है कि 3 मंथ या 90 डेज है सर? हाँ वही है 90 डेज, बट इनके पॉलिसी में 3 मंथ्स लिखा है ना? ठीक है। बीयूपीबी का भी सर 3 मंथ ही है। हाँ तो आपका तो लॉकर पॉलिसी भी पढ़ा दिए, आप लॉगिन सेक्शन में देख लीजिएगा, है ना? तो 3 मंथ्स हम्म। नोटिस देना है, मतलब 3 महीने से कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तब आप लॉकर ब्रेक ओपन कर लीजिए। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। टू valuers are required for the valuation of asset involved in loan limit of rupees how much and above in case of rural loan schemes, ऐसा कुछ था आगे, है ना? तो इसमें कहा गया कि कितने रुपए का अगर लोन सैंक्शन करते हैं या उससे ऊपर का सैंक्शन करते हैं तो दो वैल्यूअर के वैल्यूएशन रिपोर्ट को देखा जाएगा और फिर उसको लोन सैंक्शन किया जाएगा। एक्सपोजर कितना होना चाहिए ये पूछा गया है। तो ये आपके बैंक में भी सेम है, इनके में भी सेम है। ये 1 CR एंड अबव अगर कोई ऐसा एक्सपोजर है और वहाँ पर वैल्यूएशन की बात आती है तो दो वैल्यूअर चाहिए, दो वैल्यूअर का वैल्यूएशन रिपोर्ट के आधार पर ये तय किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है 1 CR एंड अबव, ये इसका आंसर है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, नॉट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स, मतलब जो नॉन निगोशिएबल जो चेक होते हैं उसके बारे में ये पॉपुलर सीरीज का सवाल है। अनुराग, नॉट निगोशिएबल आप कई बार सुने नॉट होंगे। ट्रांसफरेबल बोल सकते हैं सर इसको? हाँ क्या बोल सकते हैं? नॉट ट्रांसफरेबल। हाँ नॉट ट्रांसफरेबल भी बोलते हैं, लेकिन इसका सही जो आप तो देखे होंगे ना, रिकॉल क्वेश्चन में इतनी बार पढ़े होंगे, तो उसका एक जी सही जी। जो आता है अच्छा, आंसर। वो ऑप्शन ऑप्शन पे डिपेंड करता है, मतलब अगर ऑप्शन क्या है तो वहां देख के। हाँ तो बेटर टाइटिल वाला जो होता है ना, जी जी, बेटर वो टाइटल का। होता है एक चेक बियरिंग नॉन नेगोशिएबल, a person taking a check crossed generally or especially bearing in either case in the words not negotiable shall not have and shall not be capable of giving a better title to the check than that which of the person from whom it had। अब इसको इतना लंबा समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। निशान जी, एक फिक्स डिपॉजिट रिसीट होता है ना, फिक्स डिपॉजिट बनाते हैं ना, है ना? तो वो होता है नॉट निगोशिएबल होता है। हालांकि वो नॉट निगोशिएबल का क्या मतलब होगा? अगर निशांत सिंह के नाम से बना होगा तो वो किसको इंडोर्स होगा? वो निशांत राज को ही होगा जिस नाम से बना है। तो जी उसी सर। तरह से ये इसको नॉट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को इस तरह से पढ़ा जाए कि नॉट नेगोशिएबल अगर किसी रेखांकित चेक या जो चेक के ऊपर लिख दिया जाए तो उसके पास उस चेक से बेहतर शीर्षक नहीं होगा, मतलब टाइटल बेहतर नहीं होगा, और वह उसे देने में सक्षम नहीं होगा जिस व्यक्ति से उसने लिया है। मतलब वो ट्रांसफरेबल नहीं होगा, वो जिसके नाम से लिखा गया है उसी के टाइटल से बेहतर नहीं होगा, ये कहा गया है। तो ये सिर्फ उसी के में जाएगा। अगर मान लीजिए निशांत राज के नाम पर नॉट नेगोशिएबल लिखा है तो निशांत राज हाँ, में, आंसर नहीं कर सकता, कुल मिला के यही है सर। यस यस, वो निगोशिएट होगा लेकिन वो उसी को होगा जिसके नाम में टाइटल लिखा है ना? चलिए, हालांकि ये ना आप ये बेटर टाइटल वाले को ही याद रखिए, यही वाला ऑप्शन रहता है उसमें, और इसमें भी यही ऑप्शन था। अगला सवाल, व्हाट इज द CD रेशियो टारगेट फॉर 2024-25 ऑफ BRKGB? तो BRKGB में देखिए नॉर्मली फिगर पूछते हैं, बिजनेस फिगर क्या है, CD रेशियो क्या है, यहाँ टारगेट पूछ लिया। अभी 2-3 जी, बैंक में देखा क्या, 46। एक बैंक में और भी ऐसे बिजनेस टारगेट पूछ लिया, बिजनेस टारगेट पूछ लिया। तो ये तो हमने इनको मतलब नए नए क्वेश्चन आते हैं तो आप देख लीजिए। पूछ सकते से। हाँ जी,
मध्यांचल ग्रामीण बैंक में पूछा था सर। हाँ, आपके में भी टारगेट पूछा था, डिपॉजिट का जी टारगेट पूछा था ना आपके में। जी जी। हाँ, आप देख लीजिए। टारगेट, डिपॉजिट का सीडी रेशियो, तीन चार क्वेश्चन पूछा था सर। हाँ, तो अभी क्या है, अभी हमारे जिन साथियों का एग्जामिनेशन है, तो आपको देखना होगा कि अगर ऐसा कोई टारगेट बनाया हुआ है और आपको दिया हुआ है कॉर्पोरेट टारगेट, तो आप उसको याद रखिए। एक सर हम लोग में एक स्लोगन चल रहा है, अब की बार 1 लाख पार। हाँ, तो ये सवाल आने की संभावना है, हाँ, क्योंकि ये जब भी सर अगर कोई भी चेयरमैन सर का मैसेज आता है उसमें वो लिख ही देते हैं अब की बार 1 लाख पार, चाहे कोई बोलेंगे बस वही चिल्लाते हैं, अब की बार 1 लाख पार। अच्छा। तो उसको ना ये याद कर लीजिए, अब तो याद ही हो गया होगा, हो सकता है उसको आ जाए, क्योंकि एक बैंक में से देखा गया कि वहाँ पर एक कैंपेन चल रहा था, उनके नंबर ऑफ जो ग्राहकों का नंबर ऑफ कस्टमर का एक कैंपेन चल रहा था, तो वो वही सवाल पूछा था कि हमने कितने कस्टमर अभी हमारे बैंक में पार कर लिए, तो लाखों में था। तो इस तरह से आप जो है करोड़ों में था, ऐसा करके आप याद रखना जो भी कैंपेन चल रहा है। तो व्हाट इज द सीडी रेशियो टारगेट, इनका सीडी रेशियो टारगेट है 88%। सीडी रेशियो क्या होता है, क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो। बैंकों का मूलभूत काम है डिपॉजिट लेना और लोन देना, तो यही काम तो है, इसलिए ये काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं कैसे पता चलेगा, सीडी रेशियो से। आपका काम क्या है, डिपॉजिट लेना पब्लिक से और उसी डिपॉजिट को ज़रूरतमंद लोगों को नियमानुसार लोन देना। तो ये रेशियो जो है, टारगेट दिया 88%, इनका कितना एक्चुअल होगा वो परफॉर्मेंस में देखना होगा इनको। इनका टारगेट जो है हमारे साथी ने बताया, ये तो मैंने सर्कुलर में देखा नहीं, तो ये अपने बैंक का आप देखिएगा। तो सीडी रेशियो सामान्यतः जो है 60% से ऊपर होता है तो प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी रहती है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस हैं, डिपॉजिट डिपॉजिट पे हम इंटरेस्ट देते हैं और उसी डिपॉजिट को लोन के रूप में बांटते हैं, जिससे कि इंटरेस्ट इनकम होता है और बीच में जो है आपको नेट इंटरेस्ट मार्जिन मिलता है और प्रॉफिट आता है। फिर उसमें कई एनपीए हो जाते हैं, प्रोविज़न करना पड़ता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इन सब। सर अगर 100% से ऊपर रहे अगर सीडी रेशियो तो वो सही है कि नहीं? नहीं नहीं, सही 100% से ऊपर है तो अच्छा माना जाएगा, बशर्ते एनपीए परसेंटेज आप जो है आपका आप मान लीजिए 100% से ऊपर रखोगे तो एसेट लाइबिलिटी मिसमैनेजमेंट नहीं हो जाएगा। अभी डिपॉजिटर पैसा मांगने आएंगे तो कहाँ से दोगे आप, कहाँ से दोगे आपका, जब एनपीए बढ़ जाएगा। कहाँ से फिर जाओगे अपने स्पॉन्सर बैंक को मांगने या किसी को, तो कोई देगा नहीं। नहीं, एनपीए बढ़ गया तो मतलब क्या होता है, आप 100% से ऊपर दे दिए, आपके पास 100 रुपये है, 110 रुपये दे दिए, ये 100 रुपये जिनका है वो मांगने आ गए तो कैसे करोगे निशान, कहाँ से दोगे। फिर बोलेंगे कि इस महीने सैलरी मत लीजिए, सैलरी का पैसा हम किनको देंगे निशान जी। सर ये हुआ था, ये हमारी ब्रांच के है, हमारी ब्रांच ब्रांच में सर। ब्रांच में हो सकता है, ब्रांच में किसी ब्रांच में तो हो सकता है वहाँ पर डिपॉजिट पोटेंशियल नहीं है, तो वो 10 करोड़ का डिपॉजिट होगा, 20 करोड़ का एडवांस होगा, ब्रांच में चलता है। लेकिन ओवरऑल जो है, आप एक चीज़ को देखिए ना, एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट आपका एएलएम जो कमेटी होगा वो तो इस सब को देखेगा ना। इसीलिए तो हम क्या करते हैं कि जो बकेट जो बनाते हैं ना, 10 बकेट है एएलएम का, कि भाई कैसे कैसे हमारी लिक्विडिटी है और कैसे कैसे टर्म लोन देंगे और किस किस टर्म में आएगा, ये सारी चीज़ें तैयारी करनी पड़ती है। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रेपो। रेपो का फुल फॉर्म पूछा गया है, हमने रेपो रेट वाले में आपने देखा होगा। रेपो रेट का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है बताइए, रीपर्चेज ऑप्शन। जब भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को लोन देती है तो रीपर्चेज ऑप्शन के तहत उनको कोलेटरल सिक्योरिटी में गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखना होता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है भारतीय रिजर्व बैंक को बेचती है बैंक, और पैसा लेती है भारतीय रिजर्व बैंक से, लेकिन इस वादे के साथ कि कुछ समय में उसको फिर से खरीद लेगा, इसलिए रीपर्चेस ऑप्शन कहते हैं। समझाओ अनुराग, क्या बोला मैं, क्या समझे आप वो बताओ। यही सर कि आरबीआई जिस रेट पे बैंकों को ब्याज देती है, वो ब्याज कर रहे वो लोन देती है, रेपो रेट के अंतर्गत आता है। नहीं नहीं, देखो, बैंक क्या करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई को देगी, ठीक, गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेगी
गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई को देगी, मतलब आरबीआई को बेच दे रही है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, क्योंकि मान लीजिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी देके पैसा ले रही है, फुल सिक्योर्ड है वो, तो ये दावे के साथ कि कुछ समय बाद उसको मैं फिर खरीद लूंगा, इसको सर बोलता है। ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है ना, 0 to 7 हाँ डेज। हाँ, 7 डेज के लिए होता है। तो ये जो होता है आपका रीपरचेज ऑप्शन है कि कुछ समय में हम खरीद लेंगे। तो डिटेल सेशन में आप देख लीजिएगा, सारी चीज़ों का मैंने डेट वाइज भी बताया। जो लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं तो बैंक रेट आएगा, रेपो रेट जो है 14 डेज का होता है, और एक दिन के लिए लेते हैं तो एमएसएफ रेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर होता है रेपो का रीपरचेज ऑप्शन, रेपो रेट होता है। सर इन सारे वीडियोस के थोड़े लिंक शेयर कर दीजिएगा सर ग्रुप में। कर देंगे, कर देंगे, मेरा है भी ना? बना लो, फेसबुक होता है तो हाँ, पे किसको बना कर देंगे, कर देंगे, है ना। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीआरडी? बीआरडी का फुल फॉर्म क्या है? ये जो है ये एक इंटरनल सवाल है। बीआरडी इनके बैंक में एक ब्रांच एक्सीलेंस रेटिंग एंड डेवलपमेंट जो है प्रोग्राम चल रहा है, मतलब कैंपेन चल रहा है कि ब्रांच की कुछ पैरामीटर के आधार पर उसकी एक्सीलेंसी को रेटिंग कर रहे हैं और उनका डेवलपमेंट, तो ये उनका फुल फॉर्म है। तो उसमें ये पूछा गया था ई का फुल फॉर्म क्या है। सामान्यतः बर्ड का देखेंगे तो वो जो बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ जो एक है ना, कहाँ बर्ड, बर्ड बोलने से वो आ जाता है आपका, एक ट्रेनिंग सेंटर है ना, नाबार्ड का है ना। बैंकिंग इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल हाँ करके कुछ है सर। हाँ, बर्ड का ना, तो वो हाँ, उसको बोलते हैं बैंकर इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, है ना ये बर्ड। लेकिन ये बर्ड जो है ब्रांच एक्सलेंस रेटिंग एंड डेवलपमेंट है। तो इसमें पूछा गया था ई का क्या मतलब है। ई का मतलब है एक्सीलेंस, ऐसा आया था। तो ये बट जो है ये आरबीआई का कोई संस्था है ना, आरबीआई का कुछ। नहीं नहीं, ये तो बैंक का इंटरनल है, उनके ये नहीं, बैंक। BIRD BIRD जो है बैंकर इंस्टीट्यूशंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट है। आरबीआई का है ना सर, ये नाबार्ड नाबार्ड, का है। नाबार्ड, नाबार्ड, नाबार्ड का है जी सर। नाबार्ड का है ना, ये नाबार्ड का है। और ये ऑटोनोमस ट्रेनिंग सेंटर है, ऑटोनोमस ट्रेनिंग सेंटर है। और इसकी स्थापना की गई थी, मतलब इसमें ये है कि जो नाबार्ड इसको जो है इसको सब सेटअप करता है इसमें, है ना। और इसमें ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले जो कृषि और अन्य चीज़ों के लिए उनको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड कराते हैं बैंकर्स के लिए। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेते हैं। काउंटरफिट नोट कवर्स अंडर व्हिच एक्ट? जो काउंटरफिट नोट है ना, है ये अनुराग कैसे चेक करते हैं? देखिए ऐसे ऐसे चेक करते हो ना, ऐसे कि हाथ से पता चल जाता है। अभी नकली नोट आते हैं कि नहीं आते हैं, बताओ आपके पास है आते हैं सर। तो कैसे करते हो, कैसे पता चल बहुत जाता कम आता है? है सर आज की डेट में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर वो मशीन ही डिटेक्ट कर लेती है, बाकी हाथ से छूने में समझ में आ जाता है कि नोट असली है कि नकली है। या हाँ, फिर तार जो होता है, मेन तार देख लेते हैं, हरा नीला होना चाहिए, वही यूवी चेक करती है। क्लीन नोट पॉलिसी के आधार पर ये कहा गया है कि काउंटरफिट जो नोट है उसकी जांच जो है बैंक में नोट रिसीव करते समय आपको अवश्य करनी है। इसके लिए मशीन्स हैं, यूवी लैम्प्स हैं, और सारे चीज़ें जो हैं इंश्योर करना है बैंक को कि काउंटरफिट नोट जो है आए तो उसको रिसर्कुलेशन नहीं करना है, उसको इम्पाउंड करना है। अगर इसको अगर पालन नहीं किया गया तो आरबीआई दंड भी देती है और बहुत स्ट्रक्चर पास करते हैं और अच्छा नहीं मानती। तो इसके लिए जो एक्ट है वो एक्ट कौन सा है? ये जो एक्ट है वो अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, UAPA 1967 के तहत है। अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत है। तो इस अब ये एक्ट के बारे में 2-3 बार सवाल पूछ दिया, तो इसके लिए एक हम लोग डिटेल सेशन कर लेंगे, ताकि इसकी जो इस एक्ट की खूबियां जो हैं आपको मिल जाएंगी। क्योंकि मैं इस बार देखा हूँ 3-4 क्वेश्चन इसी एक्ट से आ गया। पहले तो फुल फॉर्म पूछ लिया, UAPA में से पी का फुल फॉर्म क्या है, एक बार यू का फुल फॉर्म क्या है, ऐसे पूछ लिया। अभी आज ही के सेशन में देखो, आज ही के जो एग्जामिनेशन में इसका पूछ लिया कौन से कवर करता है। तो ये जो है काउंटरफिट
करेंट नोट रूल्स जो हैं वो ये एक्ट के अंदर आती हैं, वो अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट UAPA 1967। इसमें बाकी तो आप डिटेल जानते हो। काउंटरफिट करेंसी नोट जब काउंटरफिट नोट मिलते हैं तो उनको पाउंड करना है, बाकी चीज़ें जो बार बार क्वेश्चन में आते हैं। वन क्वेश्चन फ्रॉम ट्रांसफर पॉलिसी या BRKGB, इसमें ये पूछा गया था कि टेम्परेरी ट्रांसफर कितने दिन के लिए किए जाते हैं, ऐसा साथियों का है, बट अब क्लियरिटी नहीं आया है क्वेश्चन का, आएगा तो कल हम फिर डिस्कस कर लेंगे। कितने दिन किया जा सकता है टेम्परेरी ट्रांसफर मैक्सिमम? बड़ौदा यूपी में सर अभी टेम्पोररी ट्रांसफर का कोई रूल नहीं है सर। तो HR पॉलिसी पढ़ेंगे तब हम लोग आपका जो है डिस्कस करेंगे, बट इनके यहाँ 3 महीना टेम्परेरी ट्रांसफर करेंगे, है ना। टेम्परेरी ट्रांसफर ये देख रहे हो, हाँ, अपना अनुराग टाई पहन हमारे के है हमारे यहाँ तो लिख देते है। सर टेम्परेरी ट्रांसफर और भेज देते 1-1 साल के लिए। अच्छा, ठीक है, वो भेज देते हैं, अच्छी बात है। लेकिन एग्जामिनेशन में जो पॉलिसी कहता होगा वो तो एक्सीजेंसीज ऑफ मैनेजमेंट के आधार पर भेज देते होंगे, बट ट्रांसफ़र जो है टेम्परेरी ट्रांसफ़र मैक्सिमम एग्जामिनेशन के आधार पर 3 मंथ्स है। व्हाट इज द फी फॉर ओपनिंग अप ऑपरेटिंग escrow अकाउंट ट्रस्ट एंड रिटेंशन अकाउंट्स अप टू ₹10 करोड़ एज पर द BRKGB पॉलिसी? ये escrow अकाउंट्स क्या होता है कि इसमें एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। तो वो सेंडर बोलता है कि मेरा मकसद पूरा होते तक आप escrow अकाउंट में रखना, और फिर जब पूरा हो जाए तब वो बेनिफिशियरी को देना। तो इस तरह का एक अरेंजमेंट होता है, और करंट अकाउंट escrow अकाउंट मेंटेन करना होता है। तो इस escrow अकाउंट में जैसे आप लोग escrow अकाउंट रखते हैं, जो बड़े लोन की रिकवरी में escrow अकाउंट रखते हैं कि कोई OTS हुआ तो वो 1 करोड़ में OTS सेटल हुआ तो टुकड़े टुकड़े में देता रहता है, तो उसको escrow अकाउंट में रखते हैं। जब उसका ऑफर और सैंक्शन टैली हो जाता है तब उसको एंड यूज कर लेते हैं, अदरवाइज वो escrow अकाउंट में रहता है। अगर पूरा नहीं हुआ है तो उस सौदे के मुताबिक उसको वापस भी देना होता है। तो escrow अकाउंट में ये फी पूछा गया है, तो फी है 10,000, और 10 करोड़ से ऊपर है तो 25,000। तो साथियों ने क्लियरिटी से नहीं बताया कि ये 10 करोड़ तक का पूछा गया था कि 10 करोड़ से ऊपर का। तो उसमें 10 करोड़ तक 10,000 है पर ईयर, और 10 करोड़ से ऊपर 25,000। तो escrow अकाउंट से रिलेटेड कुछ होगा, मतलब ये सवाल आपको बताता है कि सर्विस चार्जेस को पढ़ना है, और इनके सर्विस चार्जेस में क्लियरली लिखा हुआ है। तो सर्विस चार्जेस जो है जो भी हैं आपको उनको एक बार रीड करके जाना होगा। अगला सवाल देखिए, एक सवाल पूछा गया था 100 डेज 100 पेज। तो 100 डेज 100 पे जो RBI का कैंपेन था वो किस चीज़ के लिए था? क्लेम ईयर सर चालू हुआ था ना वो डीफ के लिए। दीप के लिए। तो जी सर। अनक्लेम डिपॉजिट 10 साल तक अगर कोई ऑपरेट नहीं हुआ तो अनक्लेम डिपॉजिट होता है। सर 1 जुलाई से आई थिंक ये 1 जून या 1 जुलाई से चालू हुआ था। हाँ, आई थिंक 8 सितंबर 2023 तक हुआ था, है ना। तो 1 जुलाई या 1 जून से चालू था। 1 जून से था, 1 जून से लेके 8 सितंबर तक, है ना। तो वो 100 डेज था। तो आप ये देख लीजिए कि जो 10 साल तक ऑपरेट नहीं हुआ अनक्लेम डिपॉजिट RBI को चला जाता है। RBI के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, और वो पैसा जो है सिटीजन्स का है, तो वो चाहते हैं कि हर ज़िले में 100 जो हैं, जो बड़े टॉप मोस्ट हैं, 100 लोगों को आप एक दिन में कम से कम एक ज़िले में जो है आप ढूंढ ढूंढ के उनको पेमेंट दे दीजिए अनक्लेम डिपॉजिट। RBI बोलता है हमको क्लेम करिए, हम पैसा दे देंगे। ये कॉन्सेप्ट है। लगभग 42,000 करोड़ हमारे साथी लिख रहे हैं कि ये उनके पास है, और बढ़ता ही जा रहा होगा, हर महीना चला जाता होगा। तो ये 20 क्वेश्चन, मतलब आज आज ही एग्जामिनेशन हुआ, ज़्यादा क्वेश्चन आए नहीं हैं, इसलिए इतने क्वेश्चन डिस्कशन किए हैं। कल बहुत प्यारा सा त्यौहार है, तो सभी लोग तैयारी होंगे। रक्षाबंधन का त्यौहार है, हर तरफ खुशियों की बौछार है, होगी मतलब कल। अभी से सब तैयारी कर रहे होंगे आप लोग। बंधा एक रेशम की डोरी में भाई बहन का प्यार है, एक अनमोल रिश्ता जिससे कि आप खुशियां बांटते हैं। कल सभी लोग खुशी मनाएंगे एक त्यौहार को, मतलब मैं तो इस के बहाने लोग घर जाते हैं या मुलाकात करते हैं। तो आप लोग का छुट्टी है अनुराग जी, कल छुट्टी हुआ है कल कि नहीं सर हुआ? कल छुट्टी है। कल छुट्टी है, चलिए बहुत जी। बढ़िया। तो कल
त्योहार मनाइए और फिर उसके बाद खुशी मनाइए और पढ़ते भी रहिए, सीखते रहिए और यूं रात को जग जग के आप लोग जो सर है अनक्लेम डिपॉजिट में कुछ आपने टर्म बताया था कि वो अनक्लेम डिपॉजिट कुछ चेंज हो गया कुछ, अब मुझे एकदम से याद आया तो मैंने पूछ लिया। वो पैसा कहीं और जाता है किसी और चैनल के थ्रू, आपने कुछ बताया था ऐसा? नहीं नहीं, वो तो नहीं, उसका है ना, होता है कि उसमें ये होता है कि अगर वो पैसा शेयर और कस्टमर डिविडेंड। आता है, अगर वो कस्टमर आता है तो एट ए टाइम आपको पेमेंट करना है, फिर आप आरबीआई से क्लेम कीजिए, वो बाद में देगा। कस्टमर को वेट नहीं कराना है। नहीं नहीं, वो तो जैसे कस्टमर 10 साल ट्रांजेक्शन नहीं किया तो आरबीआई के पास चला जाता है। मान लीजिए फिर कस्टमर आ जाता है कि मेरा पैसा था आपके खाते में, मेरा पैसा कहाँ चला गया। पहले बात तो ऐसी बोलेगा, नहीं वो ब्रांच मैनेजर ने मिली भगत करके मेरा पैसा उड़ा दिया, ऐसे बोलता है। कई जगह शिकायत आते हैं। तो वो नॉर्मली डेप को चला गया रहता है। तो जैसे ही वो कस्टमर आता है तो आप उसका ड्यू डिलिजेंस कर लीजिए, कस्टमर वही है, उसी का पैसा केवाईसी कर लीजिए, और जो अनक्लेम स्टेटस था उसका, उसको ऑपरेटिव कर लीजिए। जैसे ऑपरेटिव करेंगे तो उसका जिस तारीख से वो गया है उसका 3% इंटरेस्ट कैलकुलेट भी करेंगे, और फिर उसके बाद जो है आप उसको पेमेंट कर देंगे नॉमिनल से, और फिर इकट्ठा करके रीजनल ऑफिस को भेजेंगे। 10 तारीख को आरबीआई का पोर्टल खुला रहता है, 10 तारीख तक उतने क्लेम करोगे तो उसी महीने आ जाएगा, नहीं तो फिर 1 महीना और लेट हो जाएगा। तो सभी बैंकों का ये है कि नोडल ऑफिस इकट्ठा करता है, सबका क्लेम करता है या एचओ क्लेम करता है, और वो पैसा सर जो एक है। नया चेंज आया है इसमें सर, यदि 7 साल तक अनपेड है तो वो आईईपीएफ में जाता है सर ना, इन्वेस्टर वो एजुकेशन। हाँ सर डिपॉजिट ये, नहीं है, वो डिपॉजिट नहीं है, वो शेयर या डिविडेंट है। हाँ अच्छा यही अच्छा पूछ रहा था अच्छा। सर। शेयर मतलब क्या होता है, किसी शेयर में अगर 7 साल तक डिविडेंड का पेमेंट नहीं होता है, या डिविडेंड जो मिला है उस डिविडेंड का क्लेम नहीं करता है, तो वो राशि जो है आईईपीएफ को चला जाएगा, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन में आ जाएगा। ये अभी नया बैंकिंग रेगुलेशन, जो बैंकिंग अमेंडमेंट लॉ अमेंडमेंट हुआ है ना, उसमें है। उसमें 5 अमेंडमेंट किया गया है। पहला अमेंडमेंट जो नॉमिनेशन से रिलेटेड है, 4 नॉमिनी रख सकता है। यार दूसरा, नॉमिनी कर सकते हैं अब, फोर्टनाइट है सर उसी में, फोर्टनाइट का टाइम चेंज हुआ है। हाँ, सीआरआर का फोर्टनाइट जो है 1 तारीख से 15 हुआ, पहले फ्राइडे टू सैटरडे टू फ्राइडे होता था, और 1 से 15 ऑपरेटिव बैंकिंग डायरेक्टर वाला था सर, वो 8 साल से 10 साल के। 8 साल से 10 साल हो गया है। कोऑपरेटिव बैंक का है। आपके एग्जामिनेशन में ये पूछ सकता है बैंकिंग अमेंडमेंट लॉ का कोई सवाल, क्योंकि आपके लिए दूसरा समय है। सर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वाला है कंपनी में, अगर कोई व्यक्ति हाँ, पहले 5 लाख रखता था, अब उसकी 2 करोड़ हो गया शायद वो। और आईईपीएफ का मतलब, अगर किसी शेयर में डिविडेंड 7 साल तक नहीं मिला या क्लेम नहीं हुआ, उसका अनपेड हो गया, तो वो पैसा जो है सेबी से मेंटेन हुआ आईईपीएफ में चला जाएगा। वो 7 ईयर का है, ठीक है। चलिए, पहले वो 10 साल का था, अब उसको 7 ईयर कर दिया। तो आज के सेशन में इतना ही। फिर सर मुलाकात। दो क्वेरी है, बता दीजिएगा क्वेश्चन की। बोलिए। एक सर, एजुकेशन लोन में एक डीएसए वर्ड आया हुआ है, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, ये थोड़ा सा बता दीजिए क्या होता है। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट क्या होता है? बैंक क्या कर रहे हैं, जो डीएसए नियुक्त कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, मतलब वो एजेंट जो है लोन प्रपोजल लेके आएगा। लोन प्रपोजल लेके आएगा, सारा प्रोसेस आप करेंगे। अगर उसका लोन प्रपोजल फिजिबल होगा, आप डिसबर्स करते हैं, तो उसको 1% कमीशन मिलेगा। उसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। अब ये बैंक का एग्रीमेंट होता है, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट नियुक्त करते हैं। जैसे हमारा रविंद्र सिंह जी है, वो क्या ही करेगा, वो बैंक में खाता भी खोलेगा, सब भी जाएगा, मार्केटिंग नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए डायरेक्ट सेलिंग एजेंट रखते हैं। ज़्यादातर व्हीकल लोन में, रिटेल लोन में। तो ये डीएसए क्या करते हैं, जगह जगह घूम के जिनको ज़रूरत है लोन की, ऐसे लोगों के फाइल लेके बैंक में आते हैं, और अगर उनका लोन सैंक्शन डिसबर्स हो जाता है तो उनको कमीशन मिलता है, ये बात। एक सर, एक और क्वेश्चन था सर, सिविल स्कोर से, हाँ, कि सिविल स्कोर सर बैंक टू बैंक डिफर बैंक टू करता है, बैंक कहीं डिफर करता 700 लिखा है, कहीं 675 कहीं लिखा है है। मिनिमम। तो बैंक सिविल रिपोर्ट अलग रहता है, आपके बैंक की सीआईसी पॉलिसी पढ़नी पड़ेगी आपको। ज़्यादातर बैंकें रिटेल अलग अलग लोन में अलग अलग होता है। अब मैं बताऊं, एग्रीकल्चर लोन में 650 में भी लोन दे देते हैं। रिटेल में 700 चाहिए। आपका जो एक्सपीरियन का अलग स्कोर होता है, सिबिल का अलग होता है, तो ये बैंक की पॉलिसी देखेंगे।
ज़्यादातर बैंकों ने सिबिल 700 रखा है रिटेल में, लेकिन आप ऐसी जगह में अगर बिजनेस आपको लेना है तो कॉम्पिटिटिव रखेंगे, आप थोड़ा कम भी रखेंगे, तो वो पढ़ना पड़ेगा आपको। जैसे कोविड के समय जो है थोड़ा सा कम हो गया था सिबिल, लेकिन अभी जो है ज़्यादातर बैंकों ने 700 रखा है। फिर भी आप दूसरे बैंक के CIC मत पढ़िए, अपने बैंक की CIC पॉलिसी या CIC सर्कुलर पढ़िए, क्योंकि ये लोन स्कीम्स के आधार पर भी अलग अलग होता है। अगर कोई KCC मतलब आपका सॉरी एग्रीकल्चर लोन आता है तो उसमें अलग CIC हैं, रिटेल में अलग है, किसी और हाउसिंग लोन में थोड़ा सा लिबरल दे दिया है, सिक्योरिटी है तो CIC कर दिया होगा। तो हम आपके सेशन में पढ़ेंगे, आपके इंटरनल सर्कुलर में पढ़ेंगे। और बताइए, और कोई डाउट हो? सर ये पूछ रहा था कि एक क्वेश्चन था, रिकॉल क्वेश्चन में शायद पढ़ा था कि NPA अकाउंट सेटल होने में BC को कुछ कमीशन जाता है क्या सर, 1% 2%? जाता है जब तो सर हाँ, उसका स्टैंड आंसर जब सर पूछ रहा जब था। जब सब स्टैंडर्ड अकाउंट में जा होता है तो लेकिन वो भी पॉलिसी आपको पढ़ने पड़ेंगे ना, उसके बैंक की पॉलिसी है, NPA रिकवरी मैनेजमेंट में इंसेंटिव जाता है। अगर वो सब स्टैंडर्ड है तो 1%, डाउटफुल है तो 2%, लॉस है तो 5%, और अगर क्या बोलते हैं उसको, जो रिटर्न ऑफ अकाउंट है तो उसमें 10%। राइट ऑफ ये मैं एक तो ट्रेंड बता रहा हूँ मोटा मोटा बैंकों का, कि अगर सब स्टैंडर्ड है 1%। 1%, स्टैंडर्ड है तो ठीक 5% उसमें भी देते हैं। और स्टैंडर्ड में क्या हो, किस में देंगे, जो इरेगुलर स्टैंडर्ड है ना, SMA वगैरह में चला गया, SMA 2 है, में SMA चला, 0 SMA 1 SMA 2 वाला जो हो उसमें। तो सब स्टैंडर्ड में 1%, और डाउटफुल में 2%, लॉस में 5%, और रिटर्न ऑफ में 10%। लेकिन फिर भी आपको अपने पॉलिसी, रिकवरी पॉलिसी में जो बोर्ड ने डिसाइड किया है उसी को आपको पढ़ना होगा। इंटरनल पॉलिसी का हिस्सा है। ठीक ओके सर। है, और कोई सवाल? NRLM से रिलेटेड कोई सवाल है उसमें? अभी कल और सवाल डिस्कस करेंगे। हमारे साथी आज शायद जुड़े नहीं हैं PRKGB के, कल उनको लूँगा, तो आप देखिएगा मैं सारे सवाल जो हैं उनसे डिस्कस करा लेंगे। जो आज 20 हैं तो बाकी 40 सवाल कल हम डिस्कस कर लेंगे, तो 60 सवाल आ जाएगा। फिर हमारे अनुराग जी हो सकता है कि सेशन में ना आए, अरे सर मैं तो सब जानता हूँ, है ना, अरे लेकिन नहीं सर, सेशन तो करना जानते ही है। जानते होगे तब भी आना है, नहीं जानते होगे तब भी आना है ना, तो जितनी आना बार जरूर। पढ़ो, जितनी बार पढ़ो हर बार सर कुछ नया मिल जाता है। हाँ, तो कल त्योहार है, हमेशा मुस्कुराना जरूरी है, और जब भी हमारा सेशन हो वहाँ पर आना जरूरी है। और अभी देर रात हो गई इसलिए सोना जरूरी है। आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य, शानदार सफलता की कामना करते हुए विदा लेता हूँ। एक ओके सर, गुड नाइट सर। एक बेहतरीन जो है आपको एक वीडियो दूंगा अभी DICGC का, जैसे कि हमारे साथी ने कहा, फिर उसको पढ़ के आप सो जाइए। गुड नाइट, थैंक यू सो मच, शुभ रात्रि।